तो नमस्कार दोस्तों, जीएसपी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का हम लोग क्यूज स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ऐसा बात है कि जो लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है, कुछ रीजन है। क्या रीजन है? कुछ एक नेटवर्क इशू है, इसके वजह से जो है लाइव जो है डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो नेटवर्क इशू है, इसके वजह से जो है नहीं हो पा रहा है। ठीक ना, तो कोई बात नहीं। जो है वीडियो रिकॉर्डेड जो है हम लोग जो है रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, जिससे आप जो है आप उससे देख के पढ़ सकते हैं। तो देर न करते हुए अब जो है क्यूज को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है सर क्वेश्चन पूछने वाले हैं और हम लोग जवाब देंगे। ठीक है, ये बांटा नहीं गया है क्योंकि ज़्यादा लोग रहता है तो थोड़ा ठीक रहता है। एक दो आदमी बांटने में तो ठीक ठाक नहीं रहता है। तो चलिए जल्दी हम लोग अब क्यूज को शुरू करते हैं। और ये साइंस है, ठीक है। और साइंस में जो है 600 प्रश्न से लेकर के 800 प्रश्न तक इसमें पूछाएगा। ठीक है, और जिसमें मतलब न्यूमेरिकल जो है उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक ना, और जो प्रश्न जो है उसको पूछा जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो लीजिए सर शुरू करिए। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है गति का तीसरा नियम वेग के बीच संबंध, मतलब किसके किसके बीच के संबंध को दर्शाता है। गति का तीसरा नियम, हाँ, बल। गति का तीसरा नियम किसके और वेग के बीच संबंध को प्रदान करता है। स्थिति और वेग के बीच। बिल्कुल सही आंसर है, स्थिति। चलिए अगला है गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। समय और वेग से है। गलत आंसर है, तो सही बताइए। तो इसका हो जाएगा संवेग। चलिए अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है। ऑप्शन दे दीजिए थोड़ा। पहला ऑप्शन है दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों का व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन है बलों के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। चौथा ऑप्शन है, यही हो जाएगा, बलों के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है समीकरण एक होता है F बराबर ma, तो बताना है यह न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है। न्यूटन का दूसरा का नियम होता है F बराबर। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यदि न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम के चलते। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति के तीसरे नियम से पूछ रहे हैं सर आप। 401 से। 401 से थोड़े पूछना था, 601 से पूछना था। एक सेकेंड। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं 601 से। पहला क्वेश्चन है घर्षण बल कार्य करता है कैसा। घर्षण बल काम करता है बल के विपरीत दिशा में। बल के विपरीत दिशा, बिल्कुल सही आंसर है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलयमान पीछे के पहिए पर घर्षण बल है, पश्चिमान दिशा में होगा। पश्चिमान दिशा में, बिल्कुल सही आंसर है। कारों के ब्रेकिंग पैड में किसके गुण का उपयोग किया जाता है, कौन सा गुण उसमें लगता है। घर्षण बल। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है। ऋणात्मक होता है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया फिर हमेशा ऋणात्मक होता है। बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा घर्षण द्वारा किए गए कार्य क्षय नहीं होता है बल्कि वह किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तापीय या ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। बिल्कुल सही आंसर है। पेंडुलम बताना है लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है, अतः इसका प्रयोग किया जाता है किसमें। इसमें ऑप्शन दिया है दादाजी के घड़ी में। दादाजी के घड़ी, ठीक है। जब एक कार मोड़ लेती है तो बताना है कौन सा बल
हमें बाहर की ओर धक्का देता है। अब केंद्रीय बल। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी में प्रयोग किया जाने वाला दूध, क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया उसमें होती है, उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, अब केंद्रीय बल इसमें भी लगता है, अब केंद्रीकरण कहा जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति वेग उत्पन्न करती है, एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? दिशा परिवर्तित हो जाता है, दिशा बाकी सब परिवर्तित अपरिवर्तित रहता है, गति द्रव्यमान। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लट्टू का घूमना, बताना है किसका उदाहरण है? लट्टू का घूमना केंद्राभिमुख का उदाहरण है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से कैसा होता है? ऑप्शन दीजिए, 4 ऑप्शन है ना। मैकेनिकल, यही होगा आंसर, मैकेनिकल। बिल्कुल सही है, मैकेनिकल। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, बिल्कुल सही है। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक वक्र पथ पर गति करता है, तो बताना है इस गति को क्या कहेंगे हम लोग? वक्र रेखीय गति। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलने में लगने वाला आवश्यक नियत बल को हम लोग कौन सा बल कहेंगे? संवेग। ऑप्शन थोड़ा दे दीजिए ना थोड़ा। आप केंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, यांत्रिक बल। अब अभिकेंद्रीय बल गलत है, क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या पूछे थे सर? हाँ ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। हम गलत बोले हैं ना। अभिकेंद्रीय बल होगा। हमका सही है। नहीं, आप केंद्रीय बल बोले थे ना। अब केंद्रीय बोले थे, अभिकेंद्रीय होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई एक बार क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए इसका। यदि निकाय को एक समान वृत्तीय गति से में चलने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कौन सा बल कहा जाता है? तो अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई एक वस्तु वृत्तीय गति में घूमती है, तो बताना है प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है? वेग बदल जाएगा। इसका वेग बदल जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दिया जाए या पेंडुलम की लंबाई जब बढ़ा देते हैं, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? घंटे का बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोलक के लिए कौन सा कथन सही होता है? ऑप्शन दे दीजिए। तो ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है, संकेत साइन वेव हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, संकेत वेवर वेव हो सकते हैं। यही होगा, बढ़िया से ऑप्शन पढ़िए आप। और तीसरा है, संकेत अर्ध अस्क वेवर। अर्ध स्क्वायर है। अर्ध स्क्वायर, ठीक है, तो यही अर्ध स्क्वायर वाला हो जाएगा। ठीक है, अर्ध वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को हम लोग कौन सा गति कहेंगे? ऑप्शन दे दीजिए। एक वृत्तीय गति होगा क्या? एक समान वृत्तीय गति। हाँ, एक समान वृत्तीय। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करती है, तो बताना है घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल को कौन सा बल कहेंगे? केंद्रीय गति करती है, तो बताना है केंद्र में लगने वाला बल को कौन सा बल कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दोलक द्वारा एक आवर्तकाल पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? किसी दोलन द्वारा किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन दीजिए। पहला ऑप्शन है आयाम, दूसरा है आवर्त, तीसरा है दूरी और चौथा है आवृत्ति। आवर्त हो जाएगा। आवर्त, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, यदि सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण बल
आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल मतलब कैसा तेजी से प्रदान करता है, कौन सा बल? ऑप्शन दीजिएगा तब ना। अभिकेंद्रीय बल, तनाव बल, समतली बल और केंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा, तेजी से काम करता है। बिल्कुल सही आंसर है अभिकेंद्रीय बल। झूले पर बैठा लड़का की गति कैसी होती है? आवृत्ति गति होती है। बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 केजी है, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो बुध पर इसका वजन कितना होगा? न्यूमेरिकल मत पूछिए, चलिए नहीं बताना। अगला क्वेश्चन है, सार्वधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी न्यूटन स्क्वायर। मीटर स्क्वायर है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियम एक सही है? ऑप्शन दीजिए। पहला ऑप्शन है, एक ग्रह का ग्रह पथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ अंडाकार होता है। यही सही है, सूर्य के साथ अंडाकार होता है। सुन लीजिए सर पूरा क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, पूरा सुनिए। ऑप्शन बोल रहा है ना? ऑप्शन बोलिए, मैं बोल रहे हैं, सुनिए। दूसरा ऑप्शन है, एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा खंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। तीसरा ऑप्शन है, एक यह कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रह पथ की अर्धमुख दूरी के घन के अनुपातिक होती है। और चौथा ऑप्शन है, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। यही होगा आंसर, द्रव्यमान पर निर्भर होता है। बिल्कुल सही आंसर है, अवधि उसके द्रव्यमान पर निर्भर होती है। जो प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर का नियम का सही पालन करता है, द्रव्यमान पर निर्भर होता है। ठीक है, कक्षीय का। चलिए आगे बताना है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है। पहला ऑप्शन सुनिए, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा ऑप्शन है, उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तीसरा ऑप्शन है, उनके द्रव्यमान के योग के अनुपात और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और चौथा ऑप्शन है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती। ये हो जाएगा द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही होगा सही इसका आंसर। ठीक है, इसका आपका भी सही है, लेकिन इसका दो आंसर दे रहा है। हाँ, तो दो आंसर दिया तो दोनों सही। उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, दोनों एक ही ऑप्शन दिया है, ए बी, तो यही दोनों सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। सेम ऑप्शन दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उल्लिखित में से कौन सा बताना है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को समझाया नहीं गया है। ऑप्शन देते हैं, वह बल जो हमें धरती से बंधे रखता है। और दूसरा ऑप्शन है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। तीसरा ऑप्शन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। ये गलती है, बी नंबर गलती है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। जी, ये गलत है। ठीक है, यही नहीं, यानी एक ऑप्शन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कमजोर बल होता है, बताना है कौन? कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और सबसे कहेगा मजबूत बल होता है नाभिकीय बल। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? 6.6734 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? उनके बीच की दूरी पर, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर,
गुरुत्वीय स्थिरांक पर, उनके द्रव्यमानों के योग पर। गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है, उनके द्रव्यमान द्रव्यमान और त्रिज्या पर करता है, ठीक ना। लेकिन जो स्थिरांक वाला वही गलत हो जाएगा। जिसका डी ऑप्शन सही है, उनके द्रव्यमान के योग पर। ऑप्शन एक बार फिर से क्वेश्चन बोलिए तो थोड़ा सा। कहने का मतलब ब्रह्मांड में जब किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो बताना है कौन सा उस पे कार्य नहीं करता है। अच्छा, ऑप्शन दीजिए तो उनके द्रव्यमानों के योग, हाँ, ये कार्य नहीं करता है, यही आंसर होगा। हाँ। और कौन कौन पे कार्य करता है? और उनके बीच की दूरी, द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, और उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है, और गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करता है। अच्छा, हाँ, ठीक 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 है, तीनों पे निर्भर करेगा, और द्रव्यमान के योग पे निर्भर नहीं करेगा। चलिए ठीक। यह ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है, द्रव्यमान के योग, और कहेगा कि निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान के योग पर। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि दुगुना कर देते हैं, दो वस्तु है उसके बीच की दूरी को दुगुना कर देते हैं, तो बताना है इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाँ, तो इनका दोगुना हो जाएगा, और मतलब 4 के गुणन के कम हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से बोलिए, कुछ समझ कहने का मतलब है दो वस्तु के बीच की दूरी यदि दुगुना कर देते हैं तो दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना गुणन में कम होगा। अच्छा, 4 गुना में कम होगा। कह रहे हैं कि गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। इसका आंसर राइट ही होगा। यही होगा। चलिए अगला है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु और अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है। ब्रह्मांड तो बताना है किसके वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। ऑप्शन दीजिए। उनकी ऊर्जा के, दूसरा है उनके द्रव्यमान के, तीसरा है मध्य दूरी के वर्गों के, चौथा मध्य दूरी के। तो इसका आपका सही आंसर है मध्य दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगुना हो जाए और दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है। आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है दुगुना हो जाता है। जब एक द्रव्यमान की वस्तु दुगुना कर, आपसे बोलिए ना प्रश्न एक बार फिर से। जब दो वस्तुओं के में से एक का द्रव्यमान एक का द्रव्यमान सिंगल एक का दोगुना कर देते हैं, हाँ, तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल दुगुना हो जाएगा। दुगुना हो जाएगा। ठीक ठीक है। चलिए अगला है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, तो बताना है किसके समानुपाती होती है। उनकी ऊंचाइयों के गुणन के, दूसरा है आयतनों के गुणन के, तीसरा है द्रव्यमानों के गुणक के, और चौथा है ऊर्जाओं के गुणक के। ऊंचाइयों के गुणक के, उनके द्रव्यमानों के गुणक के होगा, ऊंचाई का नहीं होता है। अच्छा, चलिए तो इनका द्रव्यमान के गुणक के होता है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तु के बीच की दूरी क्या होगा। 9 गुना हो जाएगी। ठीक है। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर देते हैं तो बीच के मतलब इसका बल होगा 9 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इसका कारण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किन वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। ऑप्शन बोलिए। 4, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक और हरेक। यही हो जाएगा, प्रत्येक एवं हरेक। बिल्कुल सही है, प्रत्येक और हरेक। चलिए, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं। वजन। वजन, भार दिया है तो भार वजन। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण
द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन सुन लीजिए, किस पर निर्भर नहीं करता है, सॉरी निर्भर करता है बताना है आपको। अगला है पहला ऑप्शन है वस्तु के आरंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर, ठीक है, निर्भर नहीं करता है ना? निर्भर करता है बताना है। ठीक। तो वस्तु के पहला है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। दूसरा है वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के परिवर्तन के अंतर पर। तीसरा है वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के परिवर्तन के अंतर पर। चौथा है क्षैतिज अवस्था के अंतर पर। ए नंबर हो जाएगा क्या? ये नंबर बिल्कुल सही आंसर है, वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्था के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। ये जो है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बड़ा जी का खोज किसने किया था? बड़ा जी का? न्यूटन, आइजैक न्यूटन। गलत आंसर है इसका। सही है सॉरी, कैवेंडिश था, हेनरी कैवेंडिश। बिल्कुल सही आंसर है, हेनरी कैवेंडिश हो गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन दीजिए। सूर्य एवं ग्रह पर। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य पर। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी और चंद्रमा पर। चौथा ऑप्शन है वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। यही हो जाएगा, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, F बराबर बड़ा जी बड़ा एम छोटा एम, ठीक है, बटा डी स्क्वायर सूत्र। बड़ा जी को क्या कहते हैं इसमें? बड़ा जी को हाँ गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। ग्रेविटेशनल। इस सूत्र में बड़ा जी को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण कहा जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। हाँ, गुरुत्वाकर्षण। चलिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है, तो बताना है यह किसके कारण होता है? कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण। क्या बोल रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण। बहुत बढ़िया, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। जी। तो लटपटा रहे हैं। हाँ। तो इसका ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल सही है। तो अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताना है क्या गुरुत्वाकर्षण बल के सर्वाधिक नियम संबंधित नहीं है? मतलब कौन सा नियम ऐसा है जो संबंधित नहीं है? ऑप्शन बोल रहे हैं। पहला ऑप्शन है वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार। चौथा ऑप्शन है चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। यही गलत है। हाँ ठीक है, डी ऑप्शन गलत है, इसमें दिया है चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। क्योंकि पृथ्वी के चारों चंद्रमा चकमक लगाता है, उल्टा बोल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उपग्रह है ना, उपग्रह जो है चक्कर लगाता है। चलिए बताइएगा, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी 6 गुना अधिक हो जाता है तो इसका F कितना हो जाएगा? 1/36 गुना। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन था। हाँ न्यूमेरिकल था, लेकिन न्यूमेरिकल मत पूछिए। चलिए, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? वह कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह कैसा होता है? ऑप्शन दीजिएगा तब ना। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह कैसा होता है? छोटा जी। पहला ऑप्शन है छोटा जी, बड़ा जी। यही होगा, छोटा जी। छोटा जी। हाँ। गलत दिया है। इसका आंसर सही आंसर होगा बड़ा जी। अच्छा चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, तो निरंतर गुरुत्वाकर्षण चिन्ह बड़ा जी से शुरू करते हैं। जी। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो त्वरण का मतलब उसका किस पर निर्भर नहीं मूल्य करता है, किस पे निर्भर नहीं करता? ऑप्शन दीजिएगा क्या है? पहला ऑप्शन है बड़ा जी का स्थिरांक।
दूसरा है वस्तु के द्रव्यमान नीचे गिरने पर, और तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी की त्रिज्या पर, और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी के द्रव्यमान बड़ा एम पर। ये नीचे गिरने पर। नीचे गिरने पर, हाँ ठीक है, छोटा एम। हाँ ठीक है, एम उधर माने दे रहा है। चलिए, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है। ये न्यूमेरिकल मत पूछिए, आगे बढ़िए। न्यूमेरिकल यार थोड़ा क्या रहता है, न्यूमेरिकल सम क्या रहता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सुन लीजिए। पहला कह रहे हैं, क्वेश्चन है कि कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, बताना है। तो पहला ऑप्शन सुनिए, ग्रहों के वायुमंडल को उसमें अलग होने से रोकना। दूसरा ऑप्शन है, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक होता है। तीसरा ऑप्शन है, तारों को आपस में जोड़े रखता है। चौथा ऑप्शन है, चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना। बी नंबर ऑप्शन क्या बोले थे? ब्लैक होल घूर्णन में सहायक होता है। और ए नंबर क्या बोले थे? ग्रहों के वायुमंडल को उसमें अलग होने की रोकना। तो ये हो जाएगा घूर्णन वाला। बी ऑप्शन सही है। तो गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं होता है वही वाला, तो घूर्णन में सहायक नहीं होता है। हाँ, घूर्णन में, ठीक है। ब्लैक होल के घूर्णन में ये काम नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप में गिरती हुई कोई वस्तु, बताना है। मुक्त रूप में गिरना केवल किसमें संभव होता है? निर्वात में। निर्वात में, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्व बल किसके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है? ऑप्शन लीजिएगा। ऑप्शन सुन लीजिए। पहला है दो आवेशों, दूसरा है दो द्रव्यमानों, तीसरा है दो चुंबकों, और चौथा ऑप्शन है एकाधिक द्रव्यमान। गुरुत्व बल किसके आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है? ऑप्शन क्या दिए थे? दो आवेशों, दो द्रव्यमानों हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, दो द्रव्यमानों। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना, दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? वजन या भार। तो ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन में कुछ दूसरा दिया है, बोलिए। तो द्रव्यमान का केंद्र, दूसरा है घर्षण का केंद्र, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल का केंद्र, और चौथा ऑप्शन है दाब का केंद्र। क्वेश्चन क्या बोले थे? वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? संपूर्ण भार केंद्र पर तो शून्य हो जाता है। ऑप्शन क्या क्या था? पहला ऑप्शन था द्रव्यमान का केंद्र, घर्षण का केंद्र, दूसरा था, और तीसरा था द्रव्यमान का केंद्र आंसर हो जाएगा। तो आपका गलत आंसर है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र इसका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए, एक वस्तु का द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण जब उसके नजदीक आता है तो वहीं पर काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, तो इसका मात्रक बता दीजिए क्या होता है? छोटा जी के जैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसी तरह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही आंसर है। बताना है कौन सा असत्य कथन है। तो जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, और दूसरा ऑप्शन है जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तीसरा ऑप्शन है जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी का मान में परिवर्तन होता है। गहराई में जाने में परिवर्तन होता है, ये वाला होगा। गिरती हुई, देखिए बी ऑप्शन सही है, द्रव्यमान असत्य है इसका, तो आप सही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें असत्य कथन बताना है। तो जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये गलत है। अच्छा ये गलत है। हाँ ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन सुन लीजिए। पहला है अपघटन, दूसरा है ऑक्सीकरण, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण, और चौथा है हाइड्रोलिसिस। गुरुत्वाकर्षण जो है भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया। बिल्कुल सही है, रासायनिक प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, ये भौतिक होता है। जी। चलिए
अगला है अंतरिक्ष यान, अंदर अंतरिक्ष यात्री को बताना है वजन उसका कितना महसूस करता है। बाहर की तुलना में अधिक होता है, केबिन के अंदर अधिक होता है ना जी। इसका कुछ दूसरा बोलिएगा, ऑप्शन दीजिएगा तब बुझा तो जाएगा। सुन लीजिए ऑप्शन। अंतरिक्ष यान, क्वेश्चन सुन लीजिए, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री को मतलब वजन बताना है, कैसा अपना वजन महसूस करता है। अधिक करेगा, अधिक होगा, ज्यादा, कम, शून्य। ज्यादा अधिक का अंतर क्या होगा तो दोनों? इसका शून्य होगा, शून्य सही क्वेश्चन आंसर। फिर से बोलिए एक बार, तो रिपीट करिए। तो कह रहे हैं कि अंतरिक्ष यान के अंदर हम लोग जाते हैं तो अंतरिक्ष यात्री का वजन कैसा अपना महसूस करता है वो व्यक्ति जो जाता है, शून्य। तो अपना वजन शून्य महसूस करता है, बहुत हल्का। चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटा जी का बताना है गुरुत्व जी के कारण त्वरण बराबर कितना होता है। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा छोटा जी का मान। ऑप्शन सुन लीजिए, मात्रक में बताना है। बोलिए। जी एम आर स्क्वायर बटा जी, और तीसरा है जी एम बटा में आर स्क्वायर हो जाएगा। जी एम बटे आर स्क्वायर, वही तो आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होता है। कम, अधिक, शून्य। शून्य होगा। शून्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निर्भर नहीं करता है किस पर। ऑप्शन दीजिए। पृथ्वी के द्रव्यमान बड़ा एम पर, गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान छोटा एम पर, यही हो जाएगा छोटा एम पर। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, छोटा एम पर गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। ऑप्शन दीजिएगा। इसका भार परिवर्तन हो जाएगा, इसका द्रव्यमान परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान भार परिवर्तन हो जाएगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा, भार में सिर्फ परिवर्तन होगा जी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है किस पर। ध्रुवों पर सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही आंसर है, ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन सुनिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है, इसका कौन बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा के भार का कितना गुना होता है। चंद्रमा के भार का 6 गुना होता है। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, किस स्थान पे मतलब शून्य होगा उसका गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। ऑप्शन दीजिएगा क्या। ऑप्शन सुन लीजिए, मैं समुद्र स्तर पर, पृथ्वी के केंद्र पर, भूमध्य रेखा पर, और चौथा ऑप्शन है ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होगा गुरुत्वीय त्वरण। बिल्कुल सही आंसर है, पृथ्वी के केंद्र पर उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन पूछिए। बताना है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है। चंद्रमा पर वो हो जाएगा 1/6 गुना। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान घटता है किसके अनुसार, भार के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, आयाम के अनुसार। ऊंचाई के अनुसार। ऊंचाई के अनुसार, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान, छोटा जी का मान बताना है। ऑप्शन सुनिए, पहला जी का मान होता है बताना है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम, विषुवत रेखा पर अधिक, ध्रुवों पृथ्वी की ओर जाने पर कम होगा, यही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है।
हाँ। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। जी का मान कम तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप में गिरने के दौरान पिंड पर स्थिति होता है भारहीनता, आराम, गति, कार्य। नहीं समझ में ऑप्शन फिर कहने का मतलब है हाँ। मुक्त रूप में गिरने के कारण या गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। तो भारहीनता की स्थिति में, आराम की स्थिति में, गति की स्थिति में, कृत कार्य की स्थिति में। गति की स्थिति में होता है। भारहीनता की स्थिति में होता है इसका वजन पिंड का। अच्छा हाँ, क्योंकि भारी वजन के साथ में गिरेगा। प्रश्न एक बार और बोल दीजिएगा। तो सुन लीजिए, मुक्त रूप में गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। अच्छा ठीक, जब तो भारहीनता हो जाए, भार है तब न वो गिरेगा। तो चलिए, भारहीनता की स्थिति में छोटा जी का मान किसके साथ बढ़ता है। तो पहला ऑप्शन है ऊंचाई में वृद्धि के साथ, आयतन में वृद्धि के साथ। तीसरा है आयतन में कमी के साथ। ऊंचाई में वृद्धि के साथ बढ़ेगा। तो ऊंचाई में इसका वृद्धि नहीं होगा, कमी के साथ। एक बार और क्वेश्चन बोल दीजिए फिर से। छोटा जी का मान किसके साथ बढ़ता है, ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। छोटा जी का मान किसके साथ बढ़ता है? ऊंचाई में कमी के साथ। हाँ, कमी के साथ बढ़ता है। अच्छा, ऊंचाई में कमी होगा तो जी का मान बढ़ेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ सही बात है। ऊंचाई में जब कमी होगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, अब ऊंचा जाएगा तो पृथ्वी से उसका लेवल ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जब नीचे आएगा तो वही कहा है बात। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। न्यूनतम जो होता है विषुवत रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। भूमध्य रेखा, बिल्कुल सही आंसर है। ध्रुव पर ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। एक पत्थर है, स्प्रिंग तुला पे बंधा हुआ है। तो बताना है कौन सा स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा। ऑप्शन लीजिए। तो ऑप्शन सुन लीजिए। पहला है जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ हो। जी। दूसरा है वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी की सतह पर हो। तीसरा ऑप्शन है वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से नियमित हो। यही हो जाएगा। बिल्कुल सही है, वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से नियमित हो। तो ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि जब वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो बताना है शीर्ष पर पहुंचेगी, अपने शीर्ष पर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचेगी। तो इसका क्या होता है। वेग शून्य होता है और इसका त्वरण शून्य होता है। पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है वेग शून्य होता है, इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो वेग शून्य हो जाएगा, त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से कोई लटका हुआ मतलब वस्तु है, ठीक है, तो बताना है गुरुत्व केंद्र पर कहाँ स्थित है यह। ठीक है, ऑप्शन दे दीजिए जल्दी से। तो जमीन पर लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है, तो बताना है लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से चलना शुरू कर देता है, तो यह क्या होता है। देखिए, अगर तेजी से जाएगा तो वजन अधिक होगा। अच्छा, वजन अधिक दिखाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। लगाए गुरुत्वाकर्षण तनाव कहा जाता है कि जड़त्व कहा जाता है कि वजन कहा जाता है कि काम कहा जाता है। वजन कहा जाता है। वजन, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, सुनाइए। आसमान की ओर फेंका गया एक पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों लौटता है। वेग पृथ्वी की ओर वापस क्यों लौटता है। हाँ, क्योंकि वेग शून्य होता है और इसका जो त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, इसके वजह से। इसका ऑप्शन नहीं है, दिया है। बोल दीजिए। तो
एक बल जो होता है ना भूमि की ओर खींचता है, कि दूसरा ऑप्शन सुनिए, नीचे की ओर लगने वाला था इसमें पृथ्वी की ओर खींचता है। तीसरा ऑप्शन है केंद्राभिमुखी बल जो पृथ्वी की ओर खींचता है। और चौथा ऑप्शन है वस्तु पर किया गया कार्य इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। ऑप्शन ए नंबर जो दिया था क्या दिया था बोलिए तो। एक बल होता है जो यही हो जाएगा, भूमि की ओर खींचता खींचेगा। है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल में वही होता है, नीचे की ओर खींचता है, भूमि की ओर। चलिए अगला है, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप में गिर रहा है? कब कहा जाएगा? जब इसका वजन अधिक कम हो, अत्यधिक कम हो। अच्छा। दूसरा ऑप्शन है इसका भार दुगुना हो। तीसरा ऑप्शन है जब यह केवल गुरुत्व बल कार्य करे। और चौथा ऑप्शन है जब अधिक ऊंचाई से गिरे। भार दुगुना हो। भार दुगुना हो तो इसका गलत आंसर है। क्या हो जाएगा? जब यह केवल गुरुत्व बल कार्य करे तब वो जल्दी से गिर जाएगा। हाँ, जल्दी से कार्य करे, क्योंकि वो जल्दी से खींचेगा ना अपनी तरफ। चलिए नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है। चलिए पृथ्वी अपनी ओर। तो कहने का मतलब अगला क्वेश्चन सुनिए, गुरुत्वाजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? संकेत बताना है। छोटा जी। छोटा जी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनाई देता है? क्योंकि वहां पर कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए ध्वनि नहीं सुनाई देता। वायुमंडल कोई नहीं है वहां पे, ठीक है, वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि कहाँ सुनाई देगा? माध्यम की आवश्यकता होता है ध्वनि के लिए, और वायुमंडल वहां पर है ही नहीं, बिना माध्यम का ध्वनि सुनाएगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला है, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? तो बताना है, गोलाकार होता है, सीधा रेखा में होता है, अंडाकार होता है, अंडाकार होगा, या फैला हुआ होता है? मतलब फैला हुआ होगा सर। बिल्कुल सही आंसर है, फैला हुआ। अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय किसे संदर्भित करता है? एक बार आ चुका है स्टैटिक जी के। तो ये सूर्य और पृथ्वी के चारों ओर जो नक्षत्रीय ग्रह होता है, ठीक ना, उसी को बिल्कुल सही आंसर है आपका। प्रतिबंधित करने के रोकने का नियम है ये। नक्षत्रीय जो वस्तु होता है ना उसको बाधित करने वाले और रोकने का नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? ऑप्शन दे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। हाँ। दूसरा है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक काइल स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं तो बताना है, कंप्रेस्ड। हाँ, कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं तो प्रत्यास्थता स्थिति ऊर्जा क्या है? शून्य है, अपरिवर्तित है, या बढ़ती है, या घटती है? बढ़ती है। बिल्कुल सही आंसर है, बढ़ जाता है। तो सीजीएस पद्धति में विकृति की इकाई बता दीजिए। कोई इकाई नहीं होती है। बिल्कुल सही आंसर है, इसका कोई इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना भंजक के पदार्थ के विकृति होने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन सुन लीजिए, लचीलापन, सरकन, सुघटयपन, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है सुघटपन, यही जो आप बिल्कुल सही आंसर है, एक बार बढ़िया सुघटयपन, सुघटयपन। चलिए ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लाटिंग होता है, ब्लाटिंग पेपर में स्याही कैसे सूखता है? कैपिलरी क्रिया या केशिका क्रिया कारण होता है। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक द्रव की बूंदें संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों में किसका आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है? इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दे दीजिए। पृष्ठ तनाव, आधिक्य, गुहिकायन और श्यानता। ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जल में गिरती हुई बूंद का गुणधर्म, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक टैंक को एक समान समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप में भरा गया है। ठीक है, टैंक में एक द्रव को भरा गया है, जी। जल हो गया, ठीक है, भरा हुआ है। तो बताना है निम्नलिखित में से टैंक के द्रव कौन से सतह का कथन सत्य है। ऑप्शन दे दीजिए। जो ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। यही सही है। यही सही है, बिल्कुल। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन ही सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। जी जी। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श तरल पदार्थ क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है बहुत श्यान पूर्ण है। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन के श्यान नियम के अनुसार होता है। तीसरा ऑप्शन है बढ़युक्त प्रवाह को माना जाता है और चौथा ऑप्शन है घर्षण रहित असंपीड्य। यही हो जाएगा, घर्षण रहित असंपीड्य होता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्प्लवकता के सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। यह सिद्धांत पहचानने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया था। यह है आर्किमिडीज सिद्धांत है ना ये। बिल्कुल सही आंसर है आर्किमिडीज सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव्य में वस्तु के कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है। ऑप्शन है तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान। दोनों एक ही साथ में है, अलग अलग है। एक में है दोनों। अच्छा। दूसरा ऑप्शन है डूबी हुई वस्तु का वजन। तीसरा ऑप्शन है तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। चौथा ऑप्शन है इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। प्रश्न बोल दीजिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा कारक दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल, ऑप्शन क्या क्या एक बार बोल दीजिए फिर से जल्दी से। तरल पदार्थ के घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान। यही हो जाएगा। तो आपका आकार वाला तो होगा। गलत आंसर है। इसका सही आंसर होगा आकार वाला होगा। वस्तु के मतलब तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। आयतन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्लावन का केंद्र हमेशा होता है, कैसा होता है। ऑप्शन दीजिए। गुरुत्व केंद्र के समानुपाती होता है। दूसरा ऑप्शन है विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। तीसरा है गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है। चौथा ऑप्शन है गुरुत्व केंद्र के नीचे होता है। केंद्र के संपाती होता है, ये होगा। बिल्कुल सही आंसर है, केंद्र के यह संपाती होता है उत्प्लावन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्धांत का नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है। कौन सा नियम ऐसा कहता है ना कि वस्तुएं पानी में तैरती है। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो बताना है तो पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल अनुभव करता है। तो इसे किस सिद्धांत के रूप में हम लोग जानते हैं। उत्प्लावन बल। तो आपका ऑप्शन बोल दीजिए। ऑप्शन के मुताबिक बोलना पड़ेगा। हाँ तो बोलिए। तो पहला ऑप्शन है पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन है स्टोक्स सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है न्यूटन की गति का नियम। आर्किमिडीज सिद्धांत हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है आर्किमिडीज सिद्धांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के द्वारा ऊपर की तरफ उठाया गया बल क्या कहलाता है। उत्प्लावन बल कहलाता है। बिल्कुल सही आंसर है उत्प्लावन बल। चलिए अगला क्वेश्चन है जहाज की गति में वृद्धि किस पर आधारित है। ऑप्शन आर्किमिडीज सिद्धांत नहीं होगा। बिल्कुल सही आंसर है आर्किमिडीज सिद्धांत। ऊपरी प्रणोद और भार किसमें प्रयुक्त होता है। ये दिशा में बताना है, ऊपर दिशा, नीचे दिशा या समान दिशा या विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में होता है।
विपरीत दिशा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु है ना, तो बताना है तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को इस पर क्या कहा जाता है? उच्छेद। ऑप्शन ऐसे बोल दीजिएगा तो बता देंगे। तो ऑप्शन सुन लीजिए, वायनट फोर्स। यही हो जाएगा, वायनट फोर्स उत्प्लावन बल होता है। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। हाँ। चलिए, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? वायनट फोर्स। बिल्कुल सही आंसर। मतलब अंग्रेजी शब्द है उत्प्लावन बल का। इसका दूसरा होगा, ऑप्शन सुन लीजिए, अगर सही लगे तो बोलिएगा। हाँ। यांत्रिक बल, उच्छेप बल। उच्छेप बल होगा, उत्प्लावन बल का दूसरा नाम ही उच्छेप बल होता है। इसलिए हम ऑप्शन बोल दिए कि आप सही पकड़ लीजिएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं, एक गिलास को आप पानी या बर्फ से पूरी तरह भरते हैं, तो बर्फ पूरी तरह पिघल गई या गल गई, ठीक है, तो बताना है उसमें क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु डूबती है तो बताना है इसमें वस्तु पर तरल द्वारा उत्पन्न या उच्छेप होगा, क्या होगा? उत्प्लावन बल लगेगा। ऑप्शन दे दीजिए। वस्तु के भार से अधिक होगा, वस्तु के भार के बराबर होगा, वस्तु के भार से कम होगा, वस्तु के भार से कम होगा। कम होगा। हाँ। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छेप बल भार क्या कार्य करते हैं? ऑप्शन दे दीजिए। नीचे की ओर विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में करता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी तरल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सुन लीजिए, उच्छेप, दूसरा है बला घूर्ण, तीसरा है दाब और चौथा है खिंचाव। ये हो जाएगा, उच्छेप कहलाएगा। उच्छेप, बिल्कुल सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को डुबाया जाता है तो ऊपरी बल कार्य करता है उस पर, तो बताना है इस बल को हम लोग कौन सा बल कहेंगे? उत्प्लावन बल का है, उत्प्लावन बल कहा जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, उत्प्लावक बल। चलिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं होता है? ऑप्शन दे दीजिए। हाइड्रोमीटर पर, पनडुब्बी पर, लैक्टोमीटर, ओडोमीटर। ओडोमीटर दूरी से, इसी पर नहीं होगा। ओडोमीटर से हम लोग दूरी मापते हैं, वाहनों की पहिए की दूरी। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु तैरती है जो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उच्छेप बल होगा? तो ऑप्शन सुन लीजिए, वस्तु के भार से कम, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार के बराबर। वस्तु के भार के बराबर, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, द्रव में, ठीक है, तो बताना है जब डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल होता है प्रयुक्त, तो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो इस नियम, कौन नियम से यह संतुष्ट होता है? उत्प्लावन बल नियम। सुन लीजिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत, लेंज का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, फैराडे का नियम। ये हो जाएगा आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन से पकड़ा जाएगा। मतलब सही था आपका आंसर। चलिए, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, घनत्व पर, ताप पर, घनत्व पर। बिल्कुल सही आंसर है, घनत्व पर। उत्प्लावन बल किसके घनत्व या आयतन पर निर्भर करता है? किसके घनत्व या आयतन पर निर्भर करता है? ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन है दिशा पर, परिमाण पर, शक्ति पर, ऊर्जा पर। परिमाण पर। परिमाण पर, बिल्कुल सही आंसर है। दबाव को किस में मापा जाता है? बल बटा क्षेत्रफल में। तो इसका ऑप्शन सही है, ठीक है, बल एवं क्षेत्रफल पर। हाँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी लगाए गए बल के लिए, ये थोड़ा सा बता दीजिए, ये जो दबाव था, अच्छा, बल गुणे क्षेत्रफल से मापा जाता है। दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। गुना में है, एवं क्षेत्रफल दिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन सुनिए, किसी लगाए गए
बल के लिए क्षेत्रफल कम है तो बताना है इसका दाब क्या होगा, बदलेगा, अधिक होगा, कम होगा, स्थिर होगा। एक बार प्रश्न फिर से बोलिए। यदि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब इस पर क्या होगा? क्षेत्रफल जब कम होगा, ठीक है, क्षेत्रफल कम होगा ना तो अधिक हो जाएगा दाब, तो इसका अधिक हो जाएगा, ठीक है। हाँ। दाब की बीमा बता दीजिए। mlt minus 2 mlt minus 2 ml t minus 2 m l के पावर -1 ml minus 1 t minus 2। ठीक है, चलिए दाब को किस में परिभाषित करते हैं? बल बटा क्षेत्रफल, ये बल क्षेत्रफल से मापा जाता है। एक और इकाई होता है, ऑप्शन दे दीजिए तो। ठीक है, तो सुन लीजिए। पहला है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल, दूसरा है भार प्रति इकाई आयतन, तीसरा है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन और चौथा है प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल। यही होगा, यही है, बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए बल का क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, इसमें दाब क्या होता है? बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन करिए। दिए गए बताना है यदि किसी दिए गए बल का क्षेत्रफल को बढ़ाता है, बल के क्षेत्रफल को बढ़ाता है तो बताना है दाब क्या होता है? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित होगा? क्षेत्रफल को जब बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। जैसे ही एक तरल पदार्थ मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा इस पर? ऑप्शन दे दीजिए। तो शून्य हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा? एक बार प्रश्न फिर से बोलिए। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा? अधिक होगा। तो इसका बढ़ जाएगा, वही अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही एक तरल पदार्थ मुक्त सतह से गहराई मतलब मुक्त सतह से उसकी गहराई कम होती है तो बताना है सतह द्वारा डाला गया दबाव क्या होता है? अधिक हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। अच्छा, अधिक होगा तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार प्रश्न फिर से बोल दीजिए। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव उसका कम हो जाता है, कहने का मतलब है। ठीक, चलिए किसमें वृद्धि के साथ ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है? वेग, क्षेत्रफल, संवेग, बल? क्षेत्रफल बिल्कुल सही आंसर है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? घनत्व। इसका सुन लीजिए ऑप्शन, वस्तुमान, बल, दाब, क्षेत्रफल। बस एक बार फिर से बोलिए ऑप्शन। थ्रस्ट प्रति इकाई को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाएगा। दाब बिल्कुल सही आंसर है। दाब का सूत्र क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब या दबाव बराबर। बिल्कुल सही आंसर है। उत्क्षेप बल कहते हैं, ठीक है। किसको? दाब को ना, दाब को उत्क्षेप बल भी कहा जाता है। उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल वही है, फोर्स बटा में एरिया। हाँ ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेक्टर मात्रा नहीं है किसका? ऑप्शन सुन लीजिए, वेग बटा वेग, और दूसरा है बल का गुरुत्वाकर्षण, और तीसरा है विद्युत प्रवाह, और चौथा है विस्थापन। विस्थापन सदिश राशि है। इसका नहीं है बताना है, वेक्टर नहीं है। वेक्टर नहीं यानी सदिश, वेक्टर नहीं यानी सदिश नहीं है, यानी अदिश है। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर प्रवाह, विद्युत प्रवाह। ठीक है। चलिए, ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयान के केबिन के अंदर का दाब क्या होता है? बाहर की तुलना से अधिक। बाहर की तुलना से अधिक, बिल्कुल सही आंसर है। एक निश्चित तापमान पर वस्तु का दबाव किसके अनुपातिक होता है? ऑप्शन दीजिए। घनत्व के, वेग के, दूरी के, आयतन के। इतना फास्ट बोलिएगा, एक बार फिर से प्रश्न दीजिए। चलिए सुन लीजिए, है एक निश्चित तापमान पर
वस्तु का दबाव किसके अनुपातिक होता है? घनत्व के, वेग के, दूरी के, आयतन? चलिए पूछिए एक बार वाला जो क्वेश्चन पूछ रहे एक थे। निश्चित तापमान पर वस्तु का दबाव किसके अनुपातिक होता है? हमने दूरी का बोला था, क्या तो इसका सही आंसर होगा घनत्व। घनत्व के। चलिए, पानी का घनत्व क्या होता है, कितना होता है? 1000 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। 1000 किलो प्रति किलोग्राम क्यूब। हाँ, वही मीटर क्यूब। 1000 किलो ना प्रति मीटर। 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। अच्छा 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। हाँ, ठीक है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? घनत्व है। घनत्व है, बिल्कुल सही आंसर है। किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। निम्न घनत्व, ठीक है। बर्फ पानी पर तैरती है, इसका घनत्व क्या होता है? पानी का घनत्व बर्फ पानी पर तैरती है, हाँ, तो इसका घनत्व क्या है? पानी का घनत्व बर्फ से अधिक होता है। कौन होता है? पानी का घनत्व ज्यादा होता है ना बर्फ से। कम होता है, पानी से कम होता है। बात तो यानी पानी का ज्यादा होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब को हम लोग किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बिल्कुल सही है। प्रणोद प्रति क्षेत्रफल, वही है, सेम है। चलिए, एक पदार्थ का घनत्व को हम लोग किस में परिभाषित करते हैं? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। हाँ, ठीक वही है, हो गया। तो इतना ही पर क्वेश्चन समाप्त होता है। तो दोस्तों देखिए हम लोग जो है तकरीबन 200 क्वेश्चन जो था 600 से 800 के बीच हम लोगों ने यूथ बुक साइंस से कंप्लीट करा। ठीक है, करने को तो हम लोग लाइव भी कर सकते थे, लेकिन दोस्तों नेटवर्क का इशू हो जाता है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर लाइव नहीं चलेगा तो ऐसी रिकॉर्डेड आप लोगों को डाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो जो है कैसा लगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और इसमें जो है टोटल क्वेश्चन जो है 300 दिया जा रहा है, 100 प्लस स्टैटिक जीके से और 200 यूथ बुक साइंस है। तो ये प्रतिदिन चलता रहेगा दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल।